नमस्कार। हमारे सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत। मैं महेंद्र खारड़िया, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। आज हम जिस टॉपिक पर अपनी बातचीत जारी रखेंगे उस टॉपिक का नाम है समामेलन से पूर्व व पश्चात के लाभों का सही आकलन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि वाणिज्य संकाय के जो विद्यार्थी हैं उनका CA का कोई एग्ज़ाम हो, CS का हो या अपना एकेडमिक जो डिग्री है UG PG, उसमें इससे संबंधित चैप्टर्स और एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। समामेलन क्या होता है, पूर्व के लाभ क्या होते हैं, पश्चात के लाभ क्या होते हैं और उनका आकलन किस प्रकार से किया जाता है, ये बात पर हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, समामेलन से पूर्व व पश्चात के लाभों का आकलन। देखिए कि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक कंपनी उस दिन अस्तित्व में आती है जिस दिन उस कंपनी का अधिनियमानुसार पंजीकरण या समामेलन हुआ है। कंपनी अस्तित्व में कब आती है? जब उसका या तो पंजीकरण हो गया हो या समामेलन हो गया हो, उस दिन कंपनी है वो अस्तित्व में आती है, उसका जन्म होता है। यदि किसी कंपनी ने किसी चालू व्यवसाय का क्रय किया है, वह समामेलन का प्रमाण पत्र कुछ समय बाद उसको प्राप्त होता है, तो व्यापार क्रय तिथि से समामेलन के दिन तक का अर्जित लाभ समामेलन से पूर्व का लाभ कहलाता है। लाभ हो सकती है या हानि हो सकती है। जैसे व्यापार आपने प्रारंभ, कोई चालू व्यापार था और आपने उसको क्रय कर लिया और कंपनी का समामेलन है वो आपका बाद में हुआ, तो जिस दिन आपने क्रय किया उस दिन से लेके जिस दिन कंपनी का समामेलन या पंजीकरण हुआ उस डेट तक का जो प्रॉफिट होगा वो समामेलन के पूर्व का लाभ कहलाएगा। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक कंपनी अपना व्यवसाय समामेलन के पश्चात ही प्रारंभ कर सकती है। जो 2013 का जो कंपनी अधिनियम है उसके अनुसार एक कंपनी अपना व्यवसाय समामेलन के पश्चात ही प्रारंभ कर सकती है। यदि चालू व्यवसाय का क्रय किया गया है तो व्यवसाय क्रय तिथि से ही चालू हो जाता है, जबकि समामेलन बाद में होता है। आपने व्यापार क्रय कर लिया तो आप वेट थोड़ी करोगे कि कंपनी को बंद कर दे, बाद में चालू करे जब समामेलन हो। कंपनी का व्यापार चलता रहता है और उसका समामेलन है वो बाद में होता है, पंजीकरण उसका बाद में होता है। समामेलन से पूर्व व पश्चात के लाभों का सही आकलन करने के लिए एक प्रक्रिया आपको अपनानी होगी और उस प्रक्रिया में देखिए कि सर्वप्रथम तो लेखा अवधि के लिए लाभ हानि का विवरण बनाया जाएगा। कंपनी के प्रथम अंतिम खातों के लेखा वर्ष के स्थान पर लेखा अवधि स्थान शब्द का आपको प्रयोग करना होगा। लेखा वर्ष नहीं होगा, लेखा अवधि होगी। कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के भाग 2 में लाभ हानि का एक नया विवरण, नया प्रारूप आपको दिया गया है। प्रारूप में सकल लाभ की गणना नहीं की जा सकती क्योंकि जो प्रारूप आपको दिया गया है उसमें आपको
सकल लाभ की गणना इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि नए प्रारूप में प्रत्यक्ष व्यापार खाता नहीं बनाया जाता। अतः व्यापार खाते से संबंधित जो सभी मदें हैं, जिसमें विक्रय है, क्रय है, आवक गाड़ी भाड़ा, स्कंद में परिवर्तन इत्यादि को विक्रय अनुपात में अनुभाजित किया जाता है। ये सब जो आप ही मैंने बताया, इनको विक्रय से संबंधित होने के कारण इनको विक्रय के अनुपात में विभाजित किया जाता है, परि और पोस्ट, समावेलन से पूर्व के और समावेलन के बाद के। समावेलन के पूर्व पश्चात की अवधि के मध्य समय का अनुपात ज्ञात कर लिया जाता है, और ऐसे वे जो समयानुसार होते हैं का विभाजन दोनों अवधियों में समय के अनुपात पर आपको करना होता है। जैसे देखिए, 4 जनवरी को उसने खरीदा, तो जनवरी को खरीदा तो कितने महीने वित्तीय वर्ष में हो गए आपका अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 महीने हो गए। तो 9:3, परी का आपका 9 और पोस्ट का आपका 3 बना, जिसमें वेतन है, ब्याज है, बीमा प्रीमियम है, किराया है, ह्रास की राशि है, और ऑडिट एक्सपेंसेज है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेज है, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज भी जिसमें ये होते हैं। और ये जब जो एक्सपेंसेज है वो समय के अनुसार, समय से संबंधित होने के कारण उनका विभाजन समय के अनुसार आपको करना होता है। समावेलन के पूर्व तथा पश्चात की अवधियों में विक्रय के आधार पर विक्रय का अनुपात ज्ञात किया जाएगा, और इस अनुपात के आधार पर लाभ हानि के ऐसे मद जिनका संबंध विक्रय से होता है उनको विक्रय अनुपात में विभाजित किया जाता है। जैसे विज्ञापन व्यय, विक्रय कमीशन, विक्रय प्रतिनिधियों का यात्रा व्यय, उनका वेतन, विक्रय वापसी, देय बट्टा, डूबत ऋण, पैकिंग व्यय, जावक गाड़ी भाड़ा, डूबत ऋणों के लिए आयोजन आदि को दोनों अवधियों में बांट दिया जाता है, क्योंकि ये विक्रय से संबंधित होने के कारण इनको विक्रय के अनुपात में विभाजित आपको करना होता है। परंतु कुछ ऐसे वे होते हैं जो लाभ हानि खाते में होते हैं, जो न तो समय से संबंध रखते हैं और न विक्रय से संबंध रखते हैं, तो इनको बांटने के लिए कुछ नियम हैं। जैसे देखिए, व्यापार के स्वामी का वेतन, स्वामियों की पूंजी पर ब्याज, आरण पर ब्याज, ऐसे वे हैं जिनका कंपनी के एक्सपेंसेस से कोई संबंध नहीं है। अतः ऐसे समस्त व्ययों को समावेलन से पूर्व के व्यय में शामिल किया जाएगा। ये जो खर्चे होते हैं उनका कंपनी से कोई संबंध नहीं होता है, अतः इन सब को समावेलन के पूर्व के जो एक्सपेंसेज है उसमें इसको शामिल आपको करना है। 2 नंबर देखिए, संचालकों की फीस, संचालकों का पारिश्रमिक, ऋण पत्रों पर ब्याज, प्रारंभिक व्ययों का अपलेखन, अंश हस्तांतरण फीस आदि ऐसे व्यय हैं जिनका संबंध केवल कंपनी से होता है। ये जो खर्चे मैं बता रहा हूँ इनका संबंध केवल कंपनी से ही होता है, फर्म या एकांकी व्यवसाय में ऐसे व्यय नहीं होते हैं। अतः ऐसे व्ययों को पश्चात के व्यय माने जाते हैं, समावेलन के बाद के एक्सपेंसेस इनको माना जाएगा। और जो पहले बताए थे वो समावेलन के पूर्व के व्यय होते हैं, जो कंपनी में नहीं होते हैं, उनको पूर्व में माना जाएगा। और ये कंपनी से संबंधित है, इसलिए इन व्यय को पश्चात के व्यय माना जाएगा। इस प्रकार से हम जो एक्सपेंसेज बिक्री से संबंधित होते हैं उन्हें हम बिक्री के अनुपात ज्ञात करके, बिक्री का जो रेशियो होता है, सेल्स रेशियो जिसको बोलते हैं, के अनुपात में उनका डिवाइडेशन किया जाता है। और जो खर्चे समय के संबंध रखते हैं, समय के अनुसार उनका भुगतान किया जाता है, उनको हम समय के अनुसार उनका टाइम रेशियो
का कैलकुलेशन करते हैं और टाइम रेशो के अनुसार उनका डिवाइडेशन कर दिया जाता है। आपको करना क्या है कि आपको जो एक्सपेंसेज है उनकी नेचर क्या है, वो किस से संबंध है, इस पर आपको फोकस करना है और पूरा ध्यान से उनको देखते हुए उनका डिवाइडेशन करना है परी और पोस्ट में, समावलन से पूर्व और समावलन के बाद। इसके साथ साथ कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनका न तो समय से कोई संबंध होता है और न बिक्री से कोई संबंध होता है, तो उनको बांटने के लिए आपको कुछ नियमों का पालन करना होता है कि कुछ खर्चे जो कंपनी से संबंधित होते हैं उन्हें हम बाद के माने जाएंगे और जिनका संबंध कंपनी से नहीं होता है उन्हें हम परी समावलन से पूर्व के लाभ मान सकते हैं। तो इस प्रकार से हम समावलन के पूर्व और पश्चात के लाभों का सही आकलन कर सकेंगे और कंपनी का जो लाभ हानि का विवरण है उसको सही तरीके से तैयार कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और मैं ये आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको इसका फ़ायदा मिले। आप सभी का दिन शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।